हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज सेट 25 करने जा रहे हैं। इससे पहले 24 सेट में करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वहां पे जनरल स्टडीज जीके वगैरह आता है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, तो आप इनको जरूर देख कर जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? बोला सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी मूर्ति मिली है जो वहां की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की? क्या वहां से नटराज की मूर्ति मिली है, या बुद्ध की मूर्ति मिली है, या फिर नृत्य करती हुई नर्तकी, या फिर नरसिम्हा? किसकी मूर्ति मिली है? तो हमें पता है मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य करती हुई नर्तकी की कांसे की मूर्ति जो है वो मिली है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से हमें नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि किससे बनी हुई है अगर आपसे पूछेंगे तो कांसे से बनी हुई है। ठीक है, कांसे से। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय में कांसे की खोज हो गई थी। ठीक है, तांबा और टिन को मिलाकर इन लोगों ने जो है वो कांसा बनाना सीख लिया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये मूर्ति कहाँ पर मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ये भी याद रखना है, ये मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें ये नृत्य करती हुई मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। ये भी ठीक है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो है हमारा सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो, हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इतना इसके बारे में आपने याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या था? तो ये है लुई फिशर। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थे, उनका नाम था लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब चलाया गया था गांधी जी के द्वारा? तो 1942 में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया था, तो वर्धा में। ठीक है, वर्धा में बैठक हुई थी, उस दौरान जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने इसमें क्या याद रखना है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था, ठीक है, उस टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वाइसराय कौन थे, ठीक है, तो वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो। सारी चीजें आपको आपने रिलेट करके पढ़ना है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो लॉर्ड लिन लिथगो जो थे वो उस टाइम पे वाइसराय थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वर्धा में बैठक हुई थी, वहां पर ये प्रस्ताव पारित किया गया था, और लॉर्ड लिन लिथगो जो थे वो उस टाइम पे वाइसराय थे। इसका भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और इस टाइम पे कौन गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार थे? तो वो थे लुई फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने जरूर देखना है। मुजफ्फरनगर में किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर 1908 में, अगर आपसे डेट पूछी जाएगी तो 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को जो है वो किसने ये किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन लोगों ने ना किंग्स फोर्ड की गाड़ी के ऊपर बम फेंका था। ठीक है, कौन कौन थे इसमें? प्रफुल्ल चाकी और दूसरे कौन थे साथ में? खुदीराम बोस। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे, इन्होंने किंग्स फोर्ड की गाड़ी के ऊपर बम फेंका था, लेकिन गलती से वो बम जो है वो किसकी गाड़ी पर गिर गया था? मिस्टर कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, वो बम गलती से जो है वो मिस्टर कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया था।
ठीक है, मतलब इन लोगों ने हमला जो है वो किया था किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर, लेकिन वो गलती से जो है वो मिस्टर केनेडी की गाड़ी के ऊपर जो है ये गिर जाता है बम। मिस्टर केनेडी जो थे वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब साथ थे, ठीक है, उनके साथ सहानुभूति रखते थे। गलती से ये केनेडी की गाड़ी के ऊपर जो है वो गिर जाता है, जिसमें उनकी फैमिली जो है उसकी डेथ हो जाती है, केनेडी की फैमिली की जो है वो डेथ हो जाती है। तो जो प्रफुल्ल चाकी थे, प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी इस दौरान, ठीक है, आपने याद रखना है। प्रफुल्ल चाकी जो है उन्होंने इस दौरान आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस जो है उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो आपको याद रखना है, खुदीराम बोस जो थे सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। ये आपको याद रखना है, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में जो थे वो थे खुदीराम बोस, जो तो महज 19 वर्ष की आयु में जो है, ठीक है, 19 वर्ष की आयु में जो है वो खुदीराम बोस जो है इनको फांसी हो गई थी। तो खुदीराम बोस जो है वो सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में से हैं। कब इनको फांसी हुई थी? तो 11 मई 1908 11 मई 1908 को 19 वर्ष की आयु में जो है वो इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो आपको ये चीज जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर, ठीक है। कब इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया है? 1799 में। 1799 में जो है वो इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था और फिर इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, याद रखना है आपको। और इनको और किस नाम से जानते हैं हम महाराजा रणजीत सिंह को? तो हम इनको जानते हैं शेरे पंजाब के नाम से, ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से जो है वो हम इनको जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने खुद को उपाधि दी थी महाराजा की। कब? 1801 में। 1801 में इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में निम्न में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जानी जाती है? तो श्वेत स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है कपास को। महाराष्ट्र में कपास को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, एक तो कपास जो है वो नकदी फसल है, ये आपको याद रखना है, कपास जो है वो नकदी फसल है। इसके अलावा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है? तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा सही जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी का विस्तार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार किस राज्यों में है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो है वो काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी हमने एक बार डिस्कस किया था, काली मिट्टी किन चट्टानों से बनती है? किन चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। और बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती हैं? जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, लावा निकलता है, तो उस लावा के जमने से जो है बेसाल्ट चट्टानें बनती है और उन्हीं के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी के ऊपर है? तो पोंग बांध ब्यास नदी के ऊपर है, ब्यास नदी के ऊपर है, ठीक है, इसे हम ब्यास डैम भी बोलते हैं, ठीक है। इस बांध के द्वारा जो निर्मित जलाशय है उसको हम ब्यास डैम भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे क्या बोलते हैं? इसके अलावा हम इसे बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर डैम या फिर बांध, ठीक है। और ये पक्षी अभ्यारण्य भी है, क्योंकि बहुत सारे पक्षी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं हर साल। विदेश विदेश से बहुत सारे पक्षी जो हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं, तो इसलिए इसको पक्षी अभ्यारण्य भी बोला जाता है। आपने सुना होगा जब पीछे बर्ड फ्लू फैला था तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में केसेस पाए गए थे वो पोंग बांध पर पाए गए थे, ठीक है। तो आपने याद रखना है, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी आते हैं बाहर से, इसलिए इसे पक्षी अभ्यारण्य भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक
पक्षी अभ्यारण्य बन गया है, क्योंकि बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये भी आपने इसके बारे में याद रखना है। पोंग बांध ब्यास नदी के ऊपर है। हाँ, स्टेट तो आपको बताई दी, स्टेट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप सागर बांध भी इसको बोला जाता है, और ये एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निकाय ये निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का हो? ठीक है, तो संघ और राज्यों में जो कर विभाजन है उसका सारा लेखा जोखा कौन देखता है? तो वो देखता है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग जो है वो देखता है हमारा सारा कि राज्य और जो संघ है, जो हमारा केंद्र है और जो हमारे राज्य हैं, उनके बीच में कर को किस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, वो सारा वित्त आयोग देखता है। हमारे संविधान में वित्त आयोग के लिए किस आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है वित्त आयोग के गठन के बारे में? तो ये है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में दिया गया है कि जो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में जो है ये प्रावधान दिया गया है। तो आपने याद रखना है, कर का विभाजन जो है वो वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है, वित्त आयोग डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है, तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है इनमें से? कृषि, पुलिस, रक्षा या फिर शिक्षा? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का पार्ट है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का पार्ट है। शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दिया गया है, जो कि हमारा क्या है? एक मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, ये भी आपने याद रखना है। शिक्षा जो है ये पहले संघ सूची का पार्ट था। ठीक है, तो कब इसको समवर्ती सूची में डाला गया है ये भी आपने याद रखना है। इसको संघ सूची में डाला गया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इस संशोधन में 1976 में जो है इसको समवर्ती सूची में डाल दिया था। पहले ये संघ सूची का पार्ट होता था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, पहले संघ सूची का पार्ट होता था, फिर इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। रक्षा जो है ये हमारे संघ सूची का पार्ट है, रक्षा ये हमारी संघ सूची का पार्ट है। ठीक है, पुलिस जो है ये हमारी राज्य सूची का पार्ट है, हमारी राज्य सूची का पार्ट है। कृषि ये भी राज्य सूची का पार्ट है, कृषि भी राज्य सूची का पार्ट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूएनओ के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आज के लिए यही आपका क्वेश्चन रहेगा। आपको बताना है कि यूएनओ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना और इसका हेडक्वार्टर, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है, तो आपको ये जो है इसके बारे में बताना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। ठीक है, जिनमें 5 जो है वो वर्किंग है, एक काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 15 सदस्य है टोटल। उसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 जो है वो स्थायी हैं और 10 जो है वो अस्थायी हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि कितने लोग स्थायी हैं, स्थायी सदस्य पूछे हैं, तो 5। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन है। अमेरिका है इसमें, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रशिया। ठीक है, ये 5 जो हैं वो इसमें सदस्य हैं, ये आपने याद रखना है, इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो ये 5 जो हैं वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर बेस्ट डे इज टुडे, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक जो है ये अनुपम खेर की बुक। ठीक है, ये बुक अनुपम खेर ने लिखी है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।